सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा सेशन। और आज हम लोग क्या करते हैं कि आज रजिया सुल्तानी के बाद 1240 से लेकर के 1287 तक कवर करने का प्रयास करेंगे। 1290 तक हो सके आज हम लोग गुलाम वंश को लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, गुलाम वंश को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर कल के लेसन, कल के जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, गुलाम वंश कल कौन सा वंश आता है 1290 के बाद? खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश। और हम लोग देखेंगे कैसे जलालुद्दीन खिलजी किस तरीके से आता है, कैसे गुलाम वंश का विघटन होता है, गुलाम वंश का खात्मा होता है और खिलजी वंश का स्थापना होता है। इस बीच में क्या क्या घटनाएं इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में आती है। ठीक है, रजिया 1236 में आती है, 1240 तक रहती है। ठीक है, और ये किस चीज की उपाधि धारण करती है बताओ पहले, तुम लोग इससे पहले सवाल जवाब होना चाहिए। रजिया जब शासन पे बैठती है सुल्तान के किस चीज की नहीं उपाधि होता है ना, मिलता है कुछ उद्मत उल निस्वा। क्या? उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। किसकी उपाधि धारण करती है? हाँ, उद्मत उल निस्वा की उपाधि पहले रजिया सुल्तान धारण करती है। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद जैसे ही वो शासन पर बैठती है, बैठाने में जो तुर्कान चहलगामी जो सरदार और अमीर 40 लोगों का जो समूह उनके पिताजी बनवाए हुए थे, इल्तुतमिश बनाया हुआ था। ठीक है, अपने दरबार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, अमीर और सरदार लोग थे, उन लोगों का, तो वो लोग इसको रजिया सुल्तान को शासन पे बैठाने मतलब कि सुल्तान बनाने में, एक शासिका बनाने में वो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। क्योंकि वो लोग का मकसद ये था कि किसी तरीके से जो इल्तुतमिश का जो आ रहा है उत्तराधिकारी लोग आ रहा है, इसका समापन हो जाए, इसका मतलब कि प्रभुत्व कम हो जाए और हम चालीसा था जो तुर्कान चहलगामी था उन लोग का प्रभुत्व ज्यादा रहे। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष रूप से करना चाहता था क्योंकि उस समय था कि उसका उत्तराधिकारी ही शासक बनेगा। तो ये लोग चाहता था कि ये तो होगा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लोग शासन करना चाहता था। तो ये एक उस समय क्या था कि रजिया सुल्तान को एक सबसे बड़ा विरोध इसलिए झेलना पड़ा था, या रजिया सुल्तान असफल रही लंबे समय तक शासन करने में। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? एक स्त्री होना। हाँ, क्या? एक महिला, एक स्त्री होना। क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म में एक महिला का शासक के रूप में उभर शासिका बनना, और वो जो चोगा होता है, चोगा पहनना, राजा की तरह चोगा पहन करके आना, हाथी पे बैठना और एक शासिका के रूप में देखना, ये इस्लाम धर्म के अंगेज था, इस्लाम धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए बड़े बड़े इस्लामिक सरदार और जो अमीरों का जो ग्रुप था वो लोग रजिया सुल्तान का हमेशा विरोध करता था। वो लोग पहले वो लोग का मकसद था कि इसको शासन पे बैठाएंगे और ये शासिका है, महिला है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस पे इसका जो पूरा मेरे पास इसका जो सत्ता का जो पावर रहेगा, केंद्रीकरण रहेगा, वो हम लोगों के पास ही रहेगा। लेकिन ये रजिया सुल्तान काफी योग्य शासिका था। क्या थी? योग्य और काफी शक्तिशाली और काफी प्रतिभाशाली शासिका थी। इन लोगों का जो मकसद था, ये जो तुर्कान चहलगामी 40 सरदार और अमीर लोगों का जो संगठन था, उस पे ये क्या किया? पानी फेर दिया, उसके मकसद को, उसकी महत्वाकांक्षा को धूमिल कर दी। कौन? रजिया सुल्तान अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी प्रयोग से, अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से। और ये क्या करती है, जब इसको लगता है कि हमारे ऊपर हमारे लोग ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे विरुद्ध में, अगेंस्ट में है, तो ये क्या करता है, और उसी बीच में बाहरी आक्रमण जब इसको दिल्ली सल्तनत पर सुनाई पड़ता है तो उससे लड़ने की क्रम में जब जाता है लड़ने, जैसे कि इसमें एक अल्तुनिया आता है, अल्तुनिया भीड़पिंडा का जो शासक होता है, तो उससे लड़ाई होती है किसका? रजिया सुल्तान का। इसका कोई साथ देने वाला अपना नहीं रहता क्योंकि अपना लोग खुद इसमें हाँ, ये लोग इसके एंगेस्ट में रहता है। तभी इसको क्या करता है, रजिया सुल्तान पराजित हो जाती है, हार जाती है। भटिंडा का जो शासक इल्तुनिया या अल्तुनिया रहता है और वो इसको बंदी बना लेता है, रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। तो रजिया सुल्तान अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से क्या करती है कि उसे अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव देती है इल्तुनिया के शासक, वही भटिंडा के शासक इल्तुनिया को, और इससे उस बंधन से मुक्त होती है, जो बंधक बना ली रहती है उससे मुक्त होता है। और मुक्त करके दोनों वापस आ रही होती है भटिंडा से दिल्ली। उसी क्रम में कुछ डाकुओं द्वारा लूटपाट के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। लेकिन कुछ अगर हम देखें पूरा जो ऐतिहासिक स्रोत को देखें तो कुछ ऐसे इतिहासकारों का कहना है कि जो ये जो थी क्या नाम है, रजिया सुल्तान, इसकी मृत्यु ये जो तुर्कान चहलगामी है या अमीर और सरदार लोगों का जो 40 लोगों का संगठन था, इन्हीं लोगों की साजिश से करवाया गया। बट ये कहाँ तक सही है, ये 100% एक्सप्लेन या 100% इसे सही अभी नहीं बताया सकता, लेकिन ये माना जाता है कि आते वक्त हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इसकी हत्या होती है, क्या होती है, मर जाती है। 1240 ईस्वी में काम खत्म हो जाता है।
रजिया सुल्तान की, तो हम देखें तो रजिया सुल्तान को अगर पूरे तरीके से देखें, बहुत सारी चीज़ें मैंने तो कल बता ही दिया था, ऊपरी ऊपरी मैंने बताया। इससे लगता है कि जो राजनीतिक संघर्ष था, क्या था, राजनीतिक संघर्ष था, सत्ता का जो संघर्ष था वो काफी उल्लेखनीय है रजिया सुल्तान का। किसका? रजिया सुल्तान के। लेकिन कोई सांस्कृतिक या कला के रूप में देखे तो कोई ऐसा योगदान महत्वपूर्ण या कुछ भी ऐसा स्थापत्य कला का निर्माण करवाना या कोई भी सामाजिक कार्य करने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है इस 4 साल के कार्यकाल में। रजिया सुल्तान प्रथम तुर्क और मुस्लिम शासिका थी, प्रथम और आखिरी भी थी, तो ये सब चीजें। आगे चलते हैं। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है और दिल्ली सल्तनत का काल आगे बढ़ता है। उसके बाद तुर्कान क्या था, तुर्कान ये चरगामी जो 40 सरदारों और अमीरों का जो ग्रुप था वो लोग क्या करता है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह, क्या, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बहराम शाह, जो कि कौन रहता है, भाई रहता है, 1240 से 1242 के लिए बनता है। 1240 में मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया जाता है, जो कि इल्तुतमिश का बेटा और रजिया सुल्तान की कौन है, रजिया सुल्तान कौन है, बहराम शाह है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है। 1240 ईस्वी में, और इसको शासक कौन बनाता है, ये तुर्कान चरगामी के जो 40 लोग हैं, 40 ग्रुप है, जो 40 लोगों का, यही लोग इसको बहराम शाह को बनाता है, क्योंकि अभी ये इसका इल्तुतमिश का अपना उत्तराधिकारी लोग है ही, तो ये बन रहा है। लेकिन क्या करता है, बहराम शाह के समय में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उल्लेखनीय है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सबसे पहला हम लोग जानेंगे, हाँ, एक क्या है, मुगलों का, इसी समय में बहराम शाह के शासनकाल में मुगलों का आक्रमण होता है। किसका? मुगलों का आक्रमण। देखिए, मुगलों का आक्रमण मैं बता दूं, चंगेज खां पहले ही आता है, इल्तुतमिश के समय में ही आता है, 1221 ईस्वी में ही आता है, ठीक है। जो मांगबरनी जो रहता है भाग करके आता है गजनी से, तो उस समय ही 1221 में ही मंगोलों का आक्रमण भारत पर होता है। लेकिन इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीतिक सूझ रणनीति से मंगोलों को आक्रमण करने से रोक देता है भारत। तो लेकिन इस समय जो होता है मुगलों का आक्रमण, मंगोल वही मंगोल जो था वही बाद में मुगल वंश का स्थापना करता है। देखना बाद में पूरा जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो 1526 ईस्वी में देखना बाबर होता है, इसी का खानदान का होता है। मंगोल जैसे ये लोग क्या करता है, मुगल अपना नाम रख लेता है, क्योंकि मंगोल का माना जाता था कि मंगोल एक असभ्य लोग होता था, जनजाति, बहुत ही क्रूर और बहुत ही बर्बर होता था। कोई लोग का अपना रूल रेगुलेशन नहीं था, जिसको मार काट लूट पाट ये सब करना मंगोलों का मेन उद्देश्य होता था, इसलिए इसे असभ्य जनजाति ग्रुप में जाना जाता था। तो मंगोल से लोग अपना नाम उस तरीके से बदनाम था पूरे विश्व में मंगोल, इसलिए लोग अपना मुगल नाम रखते हैं। तो मंगोलों का आक्रमण मान लेते हैं, मंगोलों का आक्रमण, ठीक है। और दूसरा था एक पद है, ठीक है, नायब ए ममलिकात। क्या पद का नाम है? नायब ए ममलिकात या मुमलिकात होता है, जो भी है, बहुत सब बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखिए 2 चीज है, ये क्या है, एक मुगलों का बहराम शाह 2 साल का शासनकाल में 2 चीज उल्लेखनीय है, 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें पढ़ना है। एक मंगोलों का आक्रमण और एक मामला क्या है, नायब ए ममलिकात। नायब ए ममलिकात एक पद है, ये पद सृजन किया था वो 40 अमीर लोगों का जो ग्रुप था तुर्कान चरगामी का, वो लोग एक नायब ए ममलिकात नामक एक पद का सृजन करता है, एक पद की एक मतलब कि पद का सृजन करता है। ये नायब ए ममलिकात का जो काम होता था ये बहुत ही पावरफुल होता था। क्या होता था? ये इसलिए किया गया ताकि अप्रत्यक्ष रूप से उस दिल्ली सल्तनत पे शासन किया जा सके। जैसे कि बहराम शाह को शासक सुल्तान बना दिया, किसको? बहराम शाह को सुल्तान। लेकिन इस सुल्तान पे कब्जा करने के, सुल्तान पर अपना अधिकार जताने के लिए सुल्तान का जो मैक्सिमम पावर था वो इसके हाथ में चला गया, नायब ए ममलिकात के हाथ में चला गया, नायब ममलिकात के हाथ में चला गया। और कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जा सके, और सुल्तान को और बहराम शाह को इस जो ये प्रस्ताव था इसको मानना पड़ा था, क्योंकि बहराम शाह के पास मजबूरी था, क्योंकि इसको शासक बनाने में इस तुर्कान चरगामी जो 40 लोगों का जो ग्रुप था, ये लोग बहराम शाह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसलिए तुर्कान चरगामी के द्वारा उठाए गए कदम को मानना बाध्य होता था
किसी भी सुल्तान को उस समय इल्तुतमिश के मरने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन जड़ होता है, जड़ अगर कमजोर हो तो टहनियाँ ऑटोमेटिक कमजोर होना शुरू हो जाती है और टहनियाँ को आंधी का झोंका सहना पड़ता है, आंधी का झोंका सहना पड़ता है। सेम स्थिति यहाँ होता है बहराम शाह के साथ या रजिया सुल्तान के साथ। जो बीती अब बीती है वो हम लोगों के सामने है, बहराम शाह के साथ है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे जड़ को, कैसे फिर से जो जड़ में जो कीड़ा पड़ जाए, कीड़ा रूपी जो तुर्कान चलगामी होता है, जो पेड़ को सुखाने का प्रयास करता है अपने आप को, और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है। फिर देखना इस कीड़े को कैसे एक थाइमस बन करके, एक थाइमस जो दबा होता है वो बन करके आगे आने वाले उसी के अंदर का, उसी 40 लोगों के एक समूह का एक गयासुद्दीन बलबन कैसे इसको खत्म करता है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे से समझेंगे। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं उसको पहले ध्यान से सुनिए, ताकि आने वाले जो हमारे, क्योंकि बैकग्राउंड मजबूत रहेगा तो हम आगे स्पीड में बढ़ते चलेंगे। पीछे हमारा बैकअप मतलब पीछे पूरा एकदम रौंदते हुए हम लोग देखते हैं, माइंड में एकदम इमेजिनेशन बनते चलता है कि ये चीज़ें हुई है। तो नायब ममलिकात का पद अमीरों द्वारा सृजित किया जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर देता है कौन? तुर्कान के तुर्क जो 40 अमीर और जो सरदार लोग था वो लोग। लेकिन बहराम शाह को ये चीज़ें बुरा लगता है और सबसे पहला जो नायब ममलिकात का जो सबसे पहला नायब ममलिकात बनता है उसका नाम रहता है, उसका नाम क्या है बताते हैं तुमको। प्रथम बात मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन, क्या नाम रहता है? प्रथम जो बनता है वो रहता है मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन। क्या है? एतगिन भी याद रखेगा तो काम चल जाएगा। मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन, क्या नाम है? इख्तियारुद्दीन एतगिन। क्या नाम है? इख्तियारुद्दीन एतगिन पहला नायब ए ममलिकात बनता है। ठीक है, पहला सबसे प्रथम। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से उस दिल्ली सल्तनत में जो पद था नायब ए ममलिकात का, उसका पहला जो नायब ए ममलिकात जो थे वो था इख्तियारुद्दीन एतगिन। इख्तियारुद्दीन एतगिन को जैसे ही इसका शासक बनाया जाता है, ये अपने आप को लगता है कि मैं सुल्तान ही बन गया। ये अपने आप को क्या कहता है कि सुल्तान की सारी शक्तियाँ मेरे पास है। इसको लगता है कि बहुत ही बड़ा पद मिल गया है और ये सुल्तान के जो कार्य होता है, सत्ता का काज होता है, उसमें हस्तक्षेप करने लगता है, अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने में लग जाता है, अपने आप को सुल्तान की बराबरी में देखता है, जिससे बहराम शाह आता है और इसको क्या बहराम शाह इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है? जो अरे वही करवाता है तो वही ना, बहराम शाह इसकी हत्या कर देता है। तो इसके बाद बहराम शाह हत्या करता है, उसका बदरुद्दीन ऐसे करके दूसरा शासक बनता है। वो ये चलता है। हाँ, एक मिनट। बहराम शाह ने सरदारों की बात स्वीकार क्यों किया ये हमको पता है कि मजबूरी बस स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि उसको शासक बनाने में, सुल्तान बनाने में तुर्कान चलगामी का काफी ज्यादा योगदान होता था। उद्देश्य क्या था? रजिया के शासनकाल से ही सरदारों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए थे। रजिया के शासनकाल से ही जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, ये लोग क्या करता है, सरदार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी शक्तियाँ झोंक देती है कि दिल्ली सल्तनत को अपने वश में करना है। दिल्ली सल्तनत पे चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस दिल्ली सल्तनत पे शासन करना है। देखना ये तुर्कान चलगामी कितना हरामपन करता है, जो जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद करने का काम ये तुर्कान चलगामी करता है। इल्तुतमिश ये चीज़ें नहीं सोचता है कि आगामी परिणाम क्या होगा। इल्तुतमिश बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे शासक माने जाते थे, इल्तुतमिश को माना जाता था और काफ़ी लंबे समय तक शासन भी किए थे। लेकिन कुछ होता है ना, जो आगे की भविष्यवाणी जो थी थोड़ी बहुत कमजोर थी, जिससे तुर्कान चलगामी, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें आगे चलती है। इसलिए इन अमीरों ने बहराम शाह को शासक बनाया एवं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए नायब ए ममलिकात जैसे पद सृजित किए। जैसे मैंने बताया ये सब चीजें हैं, ये हेडलाइन बुलेट पॉइंट ही आपको नोट कर लेना। इस पद के माध्यम से इख्तियारुद्दीन एतगिन ने अपने को सुल्तान के समान ही मानने लगा। इसी कारण बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। इसके बाद बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रूमी खा, उसके बाद दूसरा कौन बनता है? बदरुद्दीन शंकर रूमी खा। दूसरा जो
शासक बनता है, दूसरा जो नायब ममलिकात के पद पे जो आता है उसका नाम होता है बदरुद्दीन शंकर रूमी खां। कौन? बदरुद्दीन शंकर रूमी खां। ये जो आता है तो कुछ दिन तो ठीक रहता है, कुछ दिन तो सुल्तान के अंडर में रहता है, सुल्तान के निर्देशानुसार अपने आप को इस पद का जो पद का जो फर्ज होता है उसे अदा करता है। बट कुछ दिन बाद ये खुद अपने आप को सुल्तान मानने लगता है, सुल्तान के बराबर, मतलब कि सेम इसी तरीके का हरकत करने लगता है जैसे इख्तियारुद्दीन यतकीन करता है। और परिणाम वही होता है जो इख्तियारुद्दीन यतकीन के साथ बर्मन करता है, सेम वही परिणाम बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के साथ होता है। और बहराम शाह अंतोगत्वा इसका भी हत्या बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देता है और इसका भी काम खत्म कर देता है। अब जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, बहराम शाह लगातार जब दो बड़े बड़े नायब की मृत्यु हत्या करवा देता है तो पूरे दिल्ली सल्तनत में भय का माहौल पैदा हो जाता है। और इस 40 लोगों का जिसने नायब ममलिकात का पद सृजित किया था, इस 40 तुर्की के अमीर और बड़े बड़े शासक जो था, उन लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो जाता है सुल्तान के प्रति कि अगर ऐसा काम आगे हम लोग फिर करते हैं, अगर नायब ममलिकात का कोई पद किसी और को देते हैं और वो अगर सुल्तान के अधीन न रह करके सुल्तान के बराबरी में या हम लोग सत्ता में अंदरूनी हस्तक्षेप करते हैं इस नायब ममलिकात के पद के माध्यम से, और जैसे ही बहराम शाह को या कोई सुल्तान को पता चलता है ये उसकी मृत्यु करवा देंगे। इससे भय का माहौल पैदा होता है। और बहराम शाह के द्वारा जो उठाया गया ये कदम था, बर्बर और हत्या करने का जो कदम था, ये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है दिल्ली सल्तनत के पक्ष में, शासन के पक्ष में देखा जाए, क्योंकि ये आने वाला जो शासक था, आने वाला जो समय था दिल्ली सल्तनत का, उसको मजबूत कर देता है। अगर इस तरीके का काम नहीं करता तो शायद उस समय तुर्कान चहलगामी के लोग इस नायब ममलिकात के पद के थ्रू अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर लेते और दिल्ली सल्तनत में कहीं न कहीं गुलाम वंश पीछे रह जाता और 1290 तक शायद शासन कर भी नहीं पाता। तो ये सब स्ट्रेटेजी थी, ये सब रणनीति थी दोनों के बीच में टक्कर होने का। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बहराम शाह की नीति से सब चीज़ें हम बता दिए। उसके बाद हमें सब चीज़ें नायब ममलिकात के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। किसने इसका पद का सृजन किया था? तुर्कान चहलगामी। किसके शासनकाल में किया था? बहराम शाह के शासनकाल में किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं मंगोलों का आक्रमण कैसे होता है, भारत पे मंगोल कैसे आते हैं और मंगोल कौन थे, क्यों आते थे भारत, इन लोगों का क्या मकसद होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगोलों का आक्रमण, वैसे हम बता दिए पहले कि मंगोलों का जो आक्रमण था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में ही शुरू हो जाता है। हाँ, बताए थे ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबर्दी। ख्वारिज्म क्या था? ख्वारिज्म का जो शासक था जलालुद्दीन मांगबर्दी। कौन था? जलालुद्दीन मांगबर्दी। कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मांगबर्दी। वह क्या होता है 1221 ईस्वी में ही क्या होता है, पश्चिम एशिया में, ये पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, मैप में देख लेना, पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। क्या? पश्चिम एशिया का क्षेत्र था यहाँ का, इस साइड का ख्वारिज्म यहाँ का शासक था। उसमें जलालुद्दीन मांगबर्दी। कौन था? जलालुद्दीन मांगबर्दी था। ख्वारिज्म शासक जलालुद्दीन मांगबर्दी अपनी जान बचाकर सिंधु नदी के तट पर भाग आता है। क्या करता है? जब चंगेज खां आक्रमण करता है, पश्चिम एशिया में ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है, तो जलालुद्दीन मांगबर्दी अपनी जान बचाने के क्रम में भाग करके भारत की ओर आता है। बता रहा हूँ, सिंध प्रांत में सिंध नदी के पास आता है, वहाँ पे एक कुटिया बनाता है, वहाँ पर आता है और वहाँ से अपना प्रस्ताव लेकर के जाता है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के पास। किसके पास? इल्तुतमिश के पास 1221 ईस्वी में। और इल्तुतमिश से अपनी गुहार लगाता है अपने बचाने के लिए। 1221 ईस्वी में रे बेहुदा 1210 से लेकर के 1236 तक के का जो कार्यकाल था किसके हाथ में था? इल्तुतमिश के। ये मतलब बता रहे तुमको, ये देखो बात तुम इसीलिए कहते कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तब सारा चीज ध्वस्त हो जाता है इतिहास में। हम बता रहे हैं मंगोल का आक्रमण मेन रूप से बहराम शाह के शासनकाल में होता है, लेकिन मंगोल एक बार आए रहता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में आए आता है और इल्तुतमिश अपने कूटनीतिक सूझबूझ से इसे असफल कर देता है, लेकिन बहराम शाह के शासनकाल में आता है। तो हम पहले उस समय वाला बैकग्राउंड बता रहे हैं।
तो आता है इल्तुतमिश, जैसे ही जलालुद्दीन मंगमर्दी दिल्ली सल्तनत दिल्ली में आता है और सुल्तान के पास इल्तुतमिश के पास अपना प्रस्ताव रखा जाता है कि मुझे बचा लीजिए, मेरे शासन सत्ता को बचा लीजिए और मंगोल के साथ विद्रोह कीजिए। तो ये देखता है और क्या देखता है, इल्तुतमिश बहुत ही समझदार, बहुत ही कूटनीतिक और चालाक रहते हैं। ये देखते हैं कि मंगोल जो था काफी सभ्य, बर्बर और बहुत ही क्रूर जनजाति है, ये लोग दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा और मैं दिल्ली शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हूँ और इन लोगों से मुझे लड़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही बड़ा घटना सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपनी सूझबूझ से क्या करता है, जलालुद्दीन मंगमर्दी के इस प्रस्ताव को क्या करता है, प्रस्ताव को खारिज कर देता है और ये जलालुद्दीन मंगमर्दी को वापस भेज देता है, जिससे क्या होता है, मंगोल दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं कर पाता है। उस समय दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने से वंचित रह जाता है मंगोल, क्योंकि ये अगर ये जलालुद्दीन मंगमर्दी का साथ दिया रहता है इल्तुतमिश से, कहीं न कहीं उसी समय से मंगोल भारत पर आक्रमण किए रहते। तो ये होता है। लेकिन 1200 क्या होता है, 1241 ईस्वी में, 1241-42 में फिर से मंगोल आता है। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक आधार पर मंगोलों के आक्रमण को कोई वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। 1241 ईस्वी में आता है कौन, मंगोल, किसके शासनकाल में, बहराम के शासनकाल में। बहराम शाह के शासनकाल में आता है। तायर नाम का एक रहता है शासक, तायर के शासनकाल में आता है। तायर के सैनिक, तायर अपनी शक्ति के साथ आता है। इतिहास में माना गया है, इतिहास में इस चीज का वर्णन नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से कि मंगोलों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऐसा माना जाता है कि मंगोल सिर्फ भारत में क्या करने आता था, लूटपाट करने के उद्देश्य से आता था, न कि शासन साम्राज्य विस्तार के। जैसे कि दिल्ली क्या था, तुर्क और ये सब अफगान सब आया था, जैसे मोहम्मद गौरी आया था, ये लोग का क्या मकसद था भारत में आने का, लूटपाट के साथ साथ साम्राज्य विस्तार करना। लेकिन ये लोग का ऐसा था कि स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लोग लूटपाट करने के मकसद से जाता है। उल्लेखनीय है कि यही मंगोल आगे चलकर गुलाम वंश को खत्म करते हुए दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के बाद मुगल वंश स्थापित करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबर जो आता है 1526 ईस्वी में, जो युद्ध होता है, पानीपत का ही बैटल होता है 1526 में। उस बैटल में क्या होता है कि बाबर हरा देता है, ठीक है, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश रहता है उसको, और ये मुगल वंश का स्थापना करता है, ऐसा माना जाता है। ये उल्लेखनीय है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, हम इतिहास के बुक को देखें मुगल वंश का 1526 ईस्वी से। और इसी तरीके से मुगल वंश को पढ़ते पढ़ते जब हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, अफ्रीकन कंट्री ये सब आने लगता है धीरे धीरे। तो उसके बाद पुर्तगाल ये सब आता है धीरे धीरे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू होता है। चलिए आगे चलते हैं। बहराम शाह ने मुगलों से युद्ध के लिए भेजा, जिसमें उसकी हार हो गई। बहराम शाह मुगल को क्या किया था, क्या होता है कि बहराम शाह इस मुगल से युद्ध कर, मुगल जैसे आक्रमण करने आता है। अब बहराम शाह क्या करता है, उस समय उसका वजीर मतलब होता है कि जो सेनापति, उसका वजीर जो था क्या था, वजीर का नाम वजीर मुहजबुद्दीन, मतलब कि नाम थोड़ा सस्पटा है, बार बार देखना पड़ता है। मुहजबुद्दीन क्या नाम था, ये सब समझ में आया। खरिजम का जो शासक था, जलालुद्दीन मंगमर्दी आता है उस समय 1221 ईस्वी में ही। क्या था, वजीर का नाम क्या था, वजीर एक पद होता था उस समय, वजीर का मतलब होता था सेनापति। मुजबुद्दीन क्या था, नाम था मुजबुद्दीन, एक सेनापति था, वजीर था, किसके शासनकाल का, सेनापति था बहराम शाह के। कैसे भारत में अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कौन है अभी रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। और उसके बाद राजनाथ सिंह के बाद कौन है भारत में, फिर सेना अध्यक्ष है, जैसे है ना, फिर मनोज पांडे, ये सब है ना अलग अलग सेना। उस तरीके से वजीर एक सेनापति होता था जिसका नाम था मुजबुद्दीन था उस समय। और इसको भेजता है कौन, बहराम शाह भेजता है कि जाओ मंगोलों से युद्ध करो, मंगोलों को हराओ, और मंगोल भारत जो हमारे दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर रहा है उससे बचाओ दिल्ली सल्तनत को। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती रहती है बहराम शाह की, क्योंकि मुजबुद्दीन इसके विरोध में, अगेंस्ट में रहता है। क्या रहता है, भले ही इसका सेनापति रहता है लेकिन इसके अगेंस्ट में रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जानबूझ करके ये हार जाता है और इसका फायदा उठा करके अमीरों को भड़काता है बहराम शाह के खिलाफ। किसके खिलाफ, बहराम शाह के खिलाफ। इसके बाद मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करते हुए, जैसे ही इस युद्ध में हार होती है, मंगोल भारत पर आक्रमण करते हुए बहराम शाह की हत्या कर देता है तथा अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला सुल्तान घोषित कर देता है। क्या होता है कि बहराम शाह मुजबुद्दीन को भेजता है लड़ने के लिए, मुजबुद्दीन उस लड़ाई को हार जाता है, मंगोलों के तो से लड़ाई होती है, उस लड़ाई को हार जाता है।
उसके हारने के बाद क्या होता है, मंगोल भारत पर आक्रमण करता है, बहराम शाह की हत्या कर देता है और उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला शासक घोषित कर देता है। तो इससे स्पष्ट ये होता है, इसी सीधा में रटने से नहीं होगा, हर एक को बैकग्राउंड को कहानी के रूप में समझना होगा। क्या होता है कि जैसे ही अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाता है तो इससे एक चीज हमें समझ में आना चाहिए कि ये लोग इसको मार देता है, बहराम शाह को, मसूद शाह को शासक बना देता है। ये लोग मंगोल खुद क्यों नहीं शासक बन गया, इससे स्पष्ट होता है कि मंगोल का उद्देश्य था सिर्फ लूटपाट करना, शासक उसक बनना नहीं, यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। इससे लगता है थोड़ा बहुत। चलिए, अतः मुजबुद्दीन ने उचित समय पाकर सुल्तान के प्रति अमीरों को भड़का दिया। कई इतिहासकार का मत है कि बहराम शाह की हत्या दिल्ली के सरदारों में तुर्कों ने ही करवा दिया था। अंततः बहराम शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया था। हम बताया ना जैसे कि मुजबुद्दीन क्या था, इस मौका का फायदा उठाकर के इस बहराम शाह के खिलाफ जो अमीर लोगों का था, सरदारों को भड़काया था और ऐसा बनाया था कि सभी लोगों के प्रयास से, कूटनीतिक चाल से, ठीक है, चुदुर बुदुर से बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि बहराम शाह क्या किया रहता है, खौफ पैदा कर दिया रहता है पूरा तुर्कान चरगामी में, पूरे अमीर और सुल्तानों में, पूरे तुर्की सरदारों में। क्योंकि जो ये अमीर एक था, वो था मुमलिका जो पद था, उसमें क्या किया था, जो पद सृजित किया था उस पद पे जो बैठता था उसको मार ही देता था। ठीक है, इस तरीके से अब क्या होता है कि बहराम शाह का काम खत्म होता है। बहराम शाह के शासनकाल में पता चल गया कि क्या क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, बहराम शाह का उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को। किसको, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह। कब से कब तक, 1242 से 1246 तक, 4 साल तक शासन करता है। कौन, 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन होता है ये, बहराम शाह का पुत्र होता है, बहराम शाह का उत्तराधिकारी होता है। वस्तुतः बहराम शाह का हत्या का पूरा प्रकरण कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत की गद्दी के चारों ओर ही केंद्रित था, कहीं न कहीं। किंतु इसके बाद वजीर मुजबुद्दीन दिल्ली का सुल्तान नहीं बना। ये जो था मुजबुद्दीन, जो था बहराम शाह का जो सेनापति था, वजीर था, वो अपने आप को सुल्तान बनना चाहता था। वो चाहता था कि हम इस तरीके के करके बहराम शाह का हत्या करवा देते हैं तो हम खुद एक शासक और सुल्तान बन जाते हैं, लेकिन नहीं बन पाता है, असफल हो जाता है बनने में। वो किस तरीके का समर्थन और इस तरीके का जनता का प्यार और समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि तमाम योग्यताओं के बावजूद बहराम शाह निरंकुश एवं अत्याचारी प्रवृत्ति का शासक था। बहराम शाह की गद्दी से हटाने में वहां की आम जनता का भी समर्थन था। बहराम शाह को गद्दी से हटाने का वहां की आम जनता का भी समर्थन प्राप्त था। बहराम शाह को हटाने में तुर्कों और सरदारों के साथ साथ। आगे चलते हैं। अतः उत्तराधिकारी परंपराओं के अनुसार अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान का वास्तविक उत्तराधिकारी बना। ठीक है, वजीर मुजबुद्दीन इसलिए सुल्तान नहीं बन पाया कि ना तो उसको जनता एवं ना ही सरदारों एवं अमीरों का समर्थन प्राप्त था। ये तो समझ में आ गया। सभी शक्तिशाली अमीर चालीसादैर स्वयं को सुल्तान बनना चाहता था। जो 40 लोगों का जो समूह था उसमें सब एक पर एक था, सब अमीर और बड़े लोगों का समूह था। ये सब अपने आप को चाहता था कि कोई हम ही लोग बन जाए सुल्तान। भाई प्रधानमंत्री बनने का तो सब कैसा होता है, सब चाहता है कि हम ही बन जाए। इसी चालीसा दल में से सबका मन होता था। क्योंकि मसूद शाह को सुल्तान बनाने की प्रमुख भूमिका सरदार एवं अमीरों का था, तब वास्तविक शक्ति तुर्क के चरगामी के पास ही था। सुल्तान नाम मात्र था अथवा शासन व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाया। यही कारण था कि मसूद शाह का शासन शांतिपूर्ण और सुल्तान देखो पूरे कहानी का मसूद शाह का कहानी बता देते हैं तुमको। मसूद शाह के बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा मसूद शाह के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हम पूरे को इतिहास के रूप में एक एक को जोड़ते हुए चलते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, सो रहा है। चलो आगे चलो, बस इसको खत्म करते हैं। मसूद शाह को बनाने में कौन कौन बनाता है, यही लोग मंगोल मिलकर गए और ये सब तुर्कान चरगामी को लोग बनाता है। तो शासन का प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का हाथ में किसके था, तुर्कान चरगामी के रूप में हाथ में था, तो कोई दिक्कत नहीं था। और मसूद शाह एकदम नॉर्मल शासक था, कोई दिक्कत नहीं था। ये अपना एकदम शासन जिस तरीके से तुर्कान चरगामी का लोग कहता था उस तरीके से चलाता था, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए ना कोई आपसी संघर्ष दोनों के बीच में नहीं होता है, कोई ऐसा घटना भी नहीं होता है जो इम्पोर्टेंट हो। तो आगे चलते हैं। तो इसका काम खत्म होता है 1240 ईस्वी में। किसका काम, 1246 ईस्वी में। और इसको क्या करता है कि बलबन, जो ग्यासुद्दीन बलबन होता है, चालीसा दल का एक मेंबर होता है, यह क्या करता है कि मसूद शाह को हटाता है और किसको बना देता है शासक, मसूद नसीरुद्दीन महमूद को। किसको, नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद कब बनता है शासक, ये 1246 खत्म हो गया,
1246 से 1265, 1246 से 1265 तक कौन रहता है, शासन करता है? नसीरुद्दीन महमूद। ये किसके दम पे बनता है, किसके सहायता से बनता है? बलबन के। गयासुद्दीन बलबन कौन होता है? हाँ, ये गुलाम भी रहा रहता है, इल्तुतमिश के समय में सेनापति भी रहता है, रजिया सुल्तान के समय में भी बहुत सारे बड़े बड़े पद पे रहता है। मतलब गयासुद्दीन बलबन बहुत बड़े बड़े पद पे काम किया रहता है। इससे गयासुद्दीन बलबन को इस पूरे शासन व्यवस्था का पूरा निचोड़ पता था। कमी और मजबूती क्या थी दिल्ली सल्तनत में और तुर्कान चहलगामी की, और तुर्कान चहलगामी का क्या मंशा था, मतलब कि A to Z पूरा एकदम क्लियर था इसका कि ये होने वाला क्या है। इसलिए बलबन अपना बुद्धि लगाता है और चुपचाप नसीरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है। क्या बना देता है? शासक, सुल्तान बना देता है नसीरुद्दीन महमूद को, सुल्तान बना देता है। ठीक है, उसके बाद बंद कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सुनने का टाइम हो गया है मेरा, ये टॉपिक होगा छोड़। हाँ तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नसीरुद्दीन महमूद को ले आ रहे, मार कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद को कौन बनाता है? बलबन। और नसीरुद्दीन महमूद क्या होता है? नसीरुद्दीन महमूद मजबूत एवं धार्मिक स्वभाव का था तथा क्या था, खाली समय में वह कुरान का नकल करता था। मतलब कि नसीरुद्दीन महमूद क्या था? बहुत ही धार्मिक और बहुत ही मार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, एकदम सीधा साधा था। मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ था, एकदम साधु संत क्या करता था, कुरान जो होता है ना, कुरान को पढ़ता था और उसी का नकल बना करके, मतलब टू कॉपी करके और मार्केट में बेचता था। एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलता था, टोपी सिलने का काम करता, टोपी सिल करके अपने जीवन यापन को व्यतीत करता था। कौन? एक ऐसा शासक था। मतलब कितना देखो, कितना सीधा साधा, कितना डाउन टू अर्थ शासक था, और इसको शासक बना दिया। क्या सारा षड्यंत्र था? किसका? बलबन का। क्योंकि बलबन चाहता था कि पूरा हमारे चाल से इस पूरा शासन चले। और नसीरुद्दीन महमूद को अगर हम बना लेते हैं शासक, और ये सीधा साधा है, एकदम मार्मिक स्वभाव का है, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इशारे पे पूरे शासन को चलाएगा और मेरा अधिकार रहेगा इस पर प्रत्यक्ष रूप से, और आगे चल के हम इसमें बड़े बड़े पद पे आसित हो गए और हमें कोई, और गयासुद्दीन बलबन का के मंशा को समझ आता है। इसमें कुछ ऐसे 400 लोगों का अमीर सुल्तान जो होता है, कुछ न कुछ समझ जाता है बलबन की इस षड्यंत्र को, कि बलबन क्यों इसको बना, बलबन के बारे में समझ जाता है कि बलबन अपने आप को शासक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? शासक। तो वो लोग बलबन के विरोध में आते हैं, बलबन के बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं, लेकिन बलबन इसको शासक बना देते हैं ताकि बलबन को एक मजबूती पड़, क्योंकि सुल्तान ही इसका है, राजा ही इसका है, क्या डर है ना। जैसे किसी का केंद्र की सरकार है तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान से चलता है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नसीरुद्दीन, ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपनी जीविका चलाता था और कुरान की नकल करता था और बाजार में बेचा भी करता था। बलबन स्वयं सुल्तान क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बना? बलबन जब इसको बना दिया अपने खुद, क्यों नहीं बना? ये कूटनीतिक सूझबूझ थी, चालाकी थी, क्योंकि उस समय बलबन को उस तरीके का वर्चस्व नहीं था, बलबन को उस तरीके का जो था समर्थन नहीं मिल रहा था जनता का। शायद बलबन अगर इसकी जगह पे शासक बनता तो इसका विरोध होता, तुर्कान चहलगामी को लोग इसके अगेंस्ट में आ जाते, वहाँ की जनता इसके विरोध में आते, और शायद कहीं न कहीं कोई घटना घट जाती या बलबन को शासक के रूप में लोग इसे नहीं मानते। ठीक है, इसलिए इसे अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से पहले इसको बनाता है और इसके शासन काल में अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, ताकि आने वाले समय में शासक बने तो कोई विरोध ना हो। ठीक है, बलबन ने ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि नसीरुद्दीन मधुर, शांतिप्रिय, सरल एवं धार्मिक स्वभाव का था। अतः नसीरुद्दीन को अपने हितों के लिए तथा अपने अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करने के उद्देश्य से बलबन उसे ही अपना शासक बना लिया। देखो ये सारा निचोड़ है, इस तरीके से किताब में बुलेट पॉइंट और इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, अपना जाकर इसको पढ़ेगा तो लगेगा कि इसे बनाया हुआ है थोड़ा बहुत चला करके। दूसरा, यदि बलबन स्वयं शासक बनता तो संभवतः सरदार एवं आम जनता विरोध कर देती। इसके अतिरिक्त बलबन की दिल्ली में इतनी सशक्त भूमिका भी नहीं थी, जैसा कि हम सब कुछ बता चुके तुम लोगों को। बलबन की कूटनीतिक चालबाज देखो क्या करता है, बलबन कूटनीतिक चाल चलता है और ये क्या करता है, अपनी पुत्री से नसीरुद्दीन को शादी करता है। जैसे ही अपनी पुत्री से शादी कर दिया तो क्या होगा, ये इसका दामाद हो गया, सुल्तान जिस दामाद हो गया, और ये क्या करता है, जो नायब ए ममलिकात का जो पद था, उसके बाद टोपी नहीं सिलता होगा, दामाद हो गया था। नायब वो सब छोड़ो ना, नायब ए ममलिकात का जो पद था, अब नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, अब तू कहेगा प्रधानमंत्री बन गया तो चाय बेचते हैं, तो नहीं बेचते हैं, लेकिन ऐसा चाय बेचवाते थे, बेचते नहीं थे, चाय बेचवाते थे। तुम देखा है? तुम देखा है? तो वही बात नहीं कर, तू देखा है? तू देखा है बेवकूफी करता है, तो फिर तो सुने हुए चीज ना, तो ये देखा है तू, तो फिर तो वही बात है। तो ये क्या होता है, तो वही चीज है
कि टोपी सिलने माना जाता था कि वो टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था। अभी शासक बन गया तो बन गया तो क्या टोपी सिलते रहेगा बैठ करके कि शासक शासन व्यवस्था को संचालित करेगा बेहुदा। अब क्या होता है कि नसरुद्दीन महमूद क्या बन जाता है, दामाद बन जाता है। किसका किसका दामाद बन जाता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। किसका बना था, गयासुद्दीन बलबन का दामाद। अब क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन के हाथ में तो और मजबूती आ जाती है क्योंकि उसका दामाद ही क्या है, सुल्तान है, प्रधानमंत्री मानो, सुल्तान राजा है। अब ये क्या करता है कि इसमें सबसे बड़ा पद क्या था, इसके बाद सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद कौन था, नायब ममलिका। और इस पद इसको मिल जाता है, किसको, बलबन को। और बलबन अपनी शक्ति को और मजबूत करने लगता है। दिल्ली सल्तनत में अपना एक अलग व्यक्तित्व लेकर के उभरता है। कौन, बलबन। खुद को सुल्तान से उलूग खां की उपाधि से सम्मानित करवाता है। अब ये अपने दामाद था, कुछ भी करवा सकता था। उलूग खां की उपाधि से किसके, अब क्या करता है गयासुद्दीन बलबन जो था, कौन किसकी उपाधि लेता है, उलूग खां की उपाधि किससे, अपने दामाद था उसका उससे। बलबन ने नवाब ममलिकात का पद धारण करता है जैसे कि बता दिए, और सेना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार बलबन स्वयं आगामी सुल्तान का योग्य बन जाता है। बलबन के प्रतिद्वंदी मतलब बलबन के दुश्मन, बलबन के विरोधी कौन कौन थे, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। बलबन की बात नसरुद्दीन को हटाया था, दमदमा को धीरे धीरे बताते हैं ना सब कुछ। एकदम नसरुद्दीन महमूद चलता है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 1 मिनट में आगे चलते हैं। पूरा एकदम कहानी चल रहा है ना अभी। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में शासक बनेगा। 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन क्या क्या करता है, इसके शासनकाल में इसको शासक बना करके वो चीजें हम लोग देख रहे हैं कि 1246 से 1265 तक वो शासक बलबन नहीं रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा यही काम कर रहा होता है। बलबन की उपरोक्त रणनीति मतलब जो चीजें हम अभी बताए हैं, जो चीजें हम बुलेट पॉइंट लिख रखे अपने नोट में, उसको मैंने लिखा है। बलबन की उपरोक्त रणनीति से कुछ शक्तिशाली परिचित थे। इसमें इमामुद्दीन रिहान प्रमुख था। कौन था, इमामुद्दीन रिहान एक प्रमुख था। इमामुद्दीन रिहान कौन था, पूछेगा, इमामुद्दीन रिहान कौन था। ये चालीसा दल का जो मेंबर था उसमें से एक ये भी था। और गयासुद्दीन बलबन भी क्या था, चालीसा दल का ही मेंबर था। तो जो बलबन की जो एक शक्ति जो भर रहा था, अब कोई आदमी समाज में तरक्की कर रहा है तो उसका अपना लोग तो उसके बारे में जानता है कि कैसे तरक्की कर रहा है, और उसके पीछा तो करेगा ही। इस तरीके से गयासुद्दीन बलबन की जो महत्व बढ़ रहा था, तो इससे परिचित कौन था, इमामुद्दीन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इसकी रणनीति, इसकी कूटनीति, चाल ढाल क्या है और ये आगे करना क्या चाहता है। तो इमामुद्दीन रहीम की ध्यान क्या करता है, एक अलग हिंदुस्तान में ही अलग मुस्लिमों का एक संगठन, एक ग्रुप बनता है। इसके विरुद्ध में इसके प्रतिद्वंदी बनता है, किसके, गयासुद्दीन बलबन बन जाता है। इसी टॉपिक में हाँ, वस्तुतः नसरुद्दीन के समय में ही बलबन के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन जाता है। इस दल का नेता खुद ये होता है, इमामुद्दीन रिहान होता है। कौन होता है, इमामुद्दीन रिहान इस दल का प्रमुख होता है। और ये किसके विरुद्ध में ये दल बनता है, बलबन के विरुद्ध में। बलबन को दबाने के लिए, बलबन को मारने के लिए, बलबन को खत्म करने के लिए झट से, ताकि बलबन की जो महत्वाकांक्षा है, बलबन का जो उद्देश्य है वो नहीं फुलफिल हो पाए। बलबन की शक्ति में वृद्धि देख करके चालीसा दल का प्रमुख था किचलू खां। कौन था, किचलू खां या किस्तू खां भी कहा जाता है, बहुत सारे बुक में किस्तू खां भी लिखा हुआ है। किचलू खां था, कौन था, चालीसा दल का प्रमुख कौन था, किचलू खां। इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। अब इसकी उभरते शक्ति को देखकर के इमामुद्दीन रिहान तो इसके विरुद्ध में था ही, और ये कौन था इसका प्रतिद्वंदी, किचलू खां। कौन था किचलू खां, इसी चालीसा दल तुर्कान सरगामी का प्रमुख था, सबसे प्रभावशाली लोग में से एक थे किचलू खां। और ये इसके ऊपर बलबन के ऊपर षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। लेकिन इस दोनों का, इमामुद्दीन रिहान हो या किचलू खां हो या इसके और सारे विरोधी, बलबन के बहुत सारे विरोधी थे, ये 2 प्रमुख विरोधी थे। इस लोगों का जो प्रयास था, इस पे पानी फेर देता है कौन, गयासुद्दीन बलबन। क्यों, अरे भाई साहब, उसका खुद का दामाद सुल्तान था, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है भला, राम न बिगाड़िए जकरा केहू न बिगाड़िए। उस समय राम कौन था, नसरुद्दीन महमूद था, और वो कौन था, दामाद था उसका, कौन क्या बिगाड़ सकता था उसका। ये खुद एक बड़े नायब ममलिकात के पद पर आश्रित था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इस टॉपिक को 1 मिनट, जो भी डाउट होगा मैं इसको 1265 पर जाकर के स्टॉप करता हूँ, तुम पूछते रहना ऑन लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग होते रहे, पूछना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे चले हैं। इसी क्रम में बलबन सुल्तान का ससुर था, जिसके वजह से उसे कोई उल्लेखनीय सफलता इसके विरोधियों को नहीं मिल पाया। किसके विरोधी को? बलबन के विरोधी को कोई उल्लेखनीय सफलता हाथ नहीं लगी। बलबन अंततः विजयी मानो कि होता है। इसी क्रम में 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 में हो जाती है। लेकिन हम बता रहे हैं पुराने, हम लोग का ये सब कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमारा स्रोत कहाँ से मिल रहा है? इतिहास से मारेंगे इतना मार मारेंगे ना, ऐतिहासिक स्रोत जो उस समय के कवि होता था, दरबारी कवि होता था, ठीक है, जैसे मिनहाज सिराज था, उसके बाद बहुत सारे था लोग था, जो कवि था उन लोग के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था उससे लिया गया है। तो उसी ग्रंथ से पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ कवि का कहना है, कुछ जो लेखक थे, दरबारी कवि थे, उसका कहना है कि इस नसरुद्दीन महमूद को क्या किया, जब गयासुद्दीन बलबन का एक अलग व्यक्तित्व निखर गया, बहुत तरीके मजबूत हो गया गयासुद्दीन बलबन, लगा कि हम शासक बनते भी है तो हमारा कोई टक्कर देने वाला, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो ये क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद को मरवा देता है और खुद शासक बन जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई कहता है कि बीमारी के बस ये मर जाता है, स्वतः मर जाता है। नसरुद्दीन के संबंध में दो मत प्रसिद्ध है। नसरुद्दीन महमूद के मृत्यु के मत में जो दो मत प्रसिद्ध है, एक इब्न बतूता भी एक लेखक था। इसके अनुसार बलबन ने सुल्तान की हत्या करवा दी थी। किसके अनुसार बलबन ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी थी? इब्न बतूता के अनुसार से। लेकिन दूसरा मत तारीख मुबारक शाही के लेखक जो थे, तारीख मुबारक शाही को लिखा था शाहिया बिन सरहिंदी। कौन लिखा था? शाहिया बिन सरहिंदी ने लिखा था। कौन? तारीख मुबारक शाही के लेखक था। तारीख मुबारक शाही ग्रंथ था, उसमें ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी से मरा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं को मरवा देता है बलबन। उसके बाद मिनहाज सिराज ने अपनी रचना तबकात नासरी बताए थे। मिनहाज सिराज के बारे में तबकात नासरी के लेखक है। इसके में मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। इस जो नसरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिलता है। जियाउद्दीन बर्दी भी था, जो जियाउद्दीन बर्दी था 1266 के बाद। क्या होता है, 1266 के समय में तो था नहीं लेखक, 1266 के बाद ही अपना लिखना शुरू करता है। तो जियाउद्दीन बर्दी के ग्रंथ में भी देखा जाए, जो लेख था उसका, उसमें भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है नसरुद्दीन महमूद के से रिलेटेड, कोई उसके मृत्यु से रिलेटेड कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होती। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं शासक बनने को प्रस्तुत करता है, और क्योंकि नसरुद्दीन का कोई वंशज योग्य नहीं था। नसरुद्दीन जो था, ये जो नसरुद्दीन महमूद था, कोई वंशज योग्य नहीं था। बलबन ने नसरुद्दीन को काल में ही स्वयं को इतना शक्तिशाली कर दिया था कि इसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था। बलबन स्वयं को इतना प्रतिभाशाली बना लिया था, इतना सशक्त और इतना समृद्ध हो गया था, इतना प्रभुत्वशाली, इतना व्यक्तित्व का निखार लिया था कि इसका कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, इसका आसपास रेंगने वाला भी कोई नहीं था, और शासक बनने के समय इसका कोई ऐसा विरोध करने वाला नहीं था। और ये बहुत ही भली भांति, बहुत ही अच्छी तरीके से 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को अपने बस में करता है, और दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन तक के काल को 1265 तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्या सीखा, और किस तरीके से हिस्ट्री आती है, किस तरीके से राजनीतिक संघर्ष, सत्ता का संघर्ष होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने बैकग्राउंड के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें एकदम बैकग्राउंड में नच रहा होगा, ऐसे ऐसे एक बार दो बार देखेंगे और हर चीज़ मुझे याद होती चला जाएगा। और हिस्ट्री का मतलब ही यही होता है कि हर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ते रहना, ठीक है। अगर इसे हम 10 दिन 15 दिन छोड़ देते हैं तो रटने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो हमें क्या करना है, इसे एक बार दो बार इस तरीके का अगर नोट्स मिल जाए तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी कहानी के रूप में पढ़ करके समझ सकता है। तो इस नोट्स का महत्व वही समझेगा जो इस क्लास को करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।